Welcome you all to Self Study. We are back with our fourth part of crop production and management. And before we begin, I would like to request you people to please subscribe the channel and like and share the video. So we are here with the fourth part of our chapter. And then today we are going to study about manures and fertilizers. So what are manures and fertilizers? And why are they needed for the crops? इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो सब था अबाउट सोइंग ऑफ सीड्स, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. 2 एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. ये तीसरी है जो है एडिंग ऑफ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स. तो सबसे पहले हम सॉइल के बारे में समझते हैं. सॉइल क्या करता है? वो प्लांट्स को मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराता है. पर जो सॉइल है वो जब प्लांट्स उसमें से रेगुलरली न्यूट्रिएंट्स लेते रहते हैं तो उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट की वैल्यू है वो कम हो जाती है और उसकी वजह से प्लांट्स को आगे और न्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे और अगर उनको प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट नहीं मिलते तो जो प्लांट्स हैं वो वीक पड़ जाते हैं. दो देयर आर सम नेचुरल प्रोसेसेस जिसके थ्रू जो सॉइल है वो अपने अंदर न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश कर लेता है. रिप्लेनिश का मतलब है कि वो वापस से अपने अंदर उतने ही न्यूट्रिएंट्स क्रिएट कर लेगा, वापस से उन्हें फिलअप कर देता है. लेकिन जो नेचुरल प्रोसेस होता है वो बहुत ही स्लो होता है. जिस स्पीड पे आज हम लोग प्लांट्स को ग्रो करते हैं इतने लार्ज स्केल पर, तो जो नेचुरल प्रोसेसेस हैं वो उतनी जल्दी न्यूट्रिएंट्स को वापस से रिप्लेनिश नहीं कर पाते. तो जिससे कि हमारे प्लांट्स को प्रॉपर न्यूट्रिएंट मिले हम उनमें मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स को ऐड करते हैं. So now what are these manures or fertilizers? These are substances which are added to the soil in the form of nutrients. ऐसे substances जो कि न्यूट्रिएंट की फॉर्म में सॉइल में ऐड किए जाते हैं आगे जाके जो प्लांट की हेल्दी ग्रोथ में काम आए. और ये जो प्रोसेस है ऑफ एडिशन ऑफ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर इसको हम बोलते हैं मैन्योरिंग. Now we'll study about that. What are manures? So manure जो है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है. ऑर्गेनिक सब्सटेंस वो होते हैं जो किसी भी लिविंग मटेरियल से डिराइव होते हैं, या कि प्लांट्स हो, एनिमल्स हो. प्लांट्स या एनिमल्स का एक्सक्रीटा हो वो भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस में आता है, या प्लांट्स और एनिमल वेस्ट जितना भी है वो सारा ऑर्गेनिक सब्सटेंस में आता है. तो जितने भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं उनसे मैन्योर्स बनते हैं और उस ऑर्गेनिक सब्सटेंस को डिकम्पोज किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. और फिर जो प्रोडक्ट हमें मिलता है वो होता है एक मैन्योर. ये फील्ड्स में प्रिपेयर होता है इन पिट्स, मतलब फील्ड्स में गड्ढे बना दिए जाते हैं और उसके अंदर प्लांट और एनिमल वेस्ट को कलेक्ट किया जाता है. फील्ड में ऐसे करके पिट्स बना दी जाती हैं एंड इसके अंदर जो है प्लांट्स और एनिमल वेस्ट जितना भी आता है, सूखे पत्ते हैं, सब्जियों के छिलके हैं, ऐसी जितनी भी चीजें आती हैं सबको कलेक्ट कर दिया जाता है. और इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जिस भी बैक्टीरिया के थ्रू हमें इसे डिकम्पोज करना है वो बैक्टीरिया भी इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है. धीरे धीरे वो बैक्टीरिया इसमें ग्रो करेगा और इस मटेरियल को और ब्रेक डाउन कर देता है. जो बाद में प्रोडक्ट मिलता है उसे हम मैन्योर कहते हैं. तो ये था मैन्योर्स. नाउ व्हाट वी हैव इज एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर्स. मैन्योर्स की क्या एडवांटेजेस हैं? मैन्योर्स जो है वो मिक्सचर है न्यूट्रिएंट्स के. मतलब अगर हम कोई मैन्योर ऐड कर रहे हैं सॉइल में तो उसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिक्स्ड अप होते हैं. जैसे कि अभी पहले बताया था कि उसमें वेजिटेबल पील्स, लीव्स, एनिमल्स का एक्सक्रीटा और भी जितनी भी चीजें ऐसी होती हैं सब एक साथ मिक्स होती हैं.
तो अब वो सारी चीज किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में रिच तो होती नहीं है, उनमें तो सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसीलिए मेन्योर्स जो है वो मिक्सचर होता है न्यूट्रिएंट्स का, कोई पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट उसमें ज्यादा या कम नहीं होता। दूसरी एडवांटेज है दैट इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। सॉइल का जो टेक्सचर है वो इसकी वजह से इम्प्रूव हो जाता है। क्यों? क्योंकि सॉइल में जो ह्यूमस कंटेंट है वो इंक्रीज हो जाएगा, और सॉइल में अगर ह्यूमस कंटेंट इंक्रीज हुआ तो उसका जो टेक्सचर है वो भी बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है। हमने प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में पढ़ा था कि सॉइल के जो क्रम्स बने रहते हैं उसको तोड़ा जाता है प्रिपेयर करने के लिए सॉइल को। तो जब ऑलरेडी हम वहाँ पे प्लांट्स लगा चुके हैं, उसके टाइम पे हम सॉइल के टेक्सचर को इम्प्रूव करने के लिए अगर हम उसमें मैन्योर डालते हैं तो उसके क्रम्स नहीं बनेंगे, क्योंकि वो उसको सॉफ्ट रखता है। नेक्स्ट एडवांटेज इज दैट इट इंक्रीजेस द वाटर रिटेंशन कैपेसिटी ऑफ सॉइल। वाटर रिटेंशन कैपेसिटी का मतलब है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। जिस सॉइल में मैन्योर्स ऐड किए जाते हैं वो सॉइल जो है वो ज्यादा अमाउंट में वाटर को होल्ड कर रख सकता है, और अगर वो ज्यादा अमाउंट में वाटर को होल्ड कर पाएगा तो हमारे प्लांट्स को भी जो वाटर है वो प्रॉपर क्वांटिटी में मिलता रहेगा, हमें इरिगेशन अलग से कम करना पड़ेगा। नेक्स्ट एडवांटेज इज दैट इट मेक्स द सॉइल पोरस। वो मिट्टी को पोरस बना देता है। पोरस बनाने का मतलब है कि वो उसमें छोटे छोटे पोर्स क्रिएट कर देगा। अब जब पोर्स किसी भी चीज में क्रिएट होंगे तो उससे जो गैसेस हैं वो सॉइल के अंदर जा सकती हैं, और ये पार्ट हमने प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में पढ़ा हुआ है ऑलरेडी कि गैसियस एक्सचेंज जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है। एक तो वो माइक्रोब्स की ग्रोथ को इंक्रीज कर रहा था, वहां पे वो अर्थवर्म को रेस्पिरेशन में हेल्प करता है और रूट्स को भी रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहा था। तो जब हम मैन्योर्स ऐड करते हैं उससे सॉइल पोरस होता है, तो वो गैसियस एक्सचेंज में हेल्प कर रहा है। So it is also an advantage of manure. Next and the last is it increases number of friendly microbes. तो ये कैसे हो रहा है? Again the same thing जो हमने ऊपर इस पॉइंट में पढ़ा कि गैसियस एक्सचेंज होने की वजह से जो माइक्रोब्स है उनका रेस्पिरेशन जो है वो अच्छे से वो कर पाएंगे। तो जितना अच्छे से वो ग्रो कर पाएंगे क्योंकि उन्हें यहाँ पे ऑक्सीजन प्रॉपर्ली मिल रही है। नेक्स्ट वी कम टू फर्टिलाइजर्स। मैन्योर्स के बारे में हमने पढ़ लिया, अब फर्टिलाइजर्स क्या हैं और ये दोनों एक दूसरे से अलग क्यों हैं। जो फर्टिलाइजर्स होते हैं दे आर इनऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंसेस। मैन्योर्स में हमने सबसे पहली चीज पढ़ी थी कि वो ऑर्गेनिक थे। जो फर्टिलाइजर्स होते हैं ये इनऑर्गेनिक होते हैं, मतलब ये नेचर से डिराइव्ड नहीं है, ये आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड है, ये केमिकल सब्सटेंस है। दे आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। इसका मतलब है कि अगर हमने नाइट्रोजन को सॉइल में इंक्रीज करना है तो हम एक ऐसा फर्टिलाइजर बनाएंगे जिसमें नाइट्रोजन ही ज्यादा अमाउंट में हो, बाकी सारी चीजें हम उसमें नहीं रखेंगे। तो जो हमने मैन्योर्स में पढ़ा था दैट इट इज अ मिक्सचर ऑफ न्यूट्रिएंट्स, फर्टिलाइजर्स on the other hand are rich in only particular nutrients. Next piece is that they provide mineral to the soil. तो काम ये भी वही कर रहे हैं, ये भी soil में mineral और nutrients provide कर रहे हैं। फर्क इतना है कि ये inorganic है और particular nutrient rich होते हैं and they are not produced in the fields. ये factories में बनते हैं। Manures की हमने बहुत सारे जो थे वो एडवांटेजेस पढ़े थे, लेकिन फर्टिलाइजर्स के जो है हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं। पर कब? जब उन्हें एक्सेस में यूज किया जाए, जब उन्हें बहुत ज्यादा यूज कर लिया जाए, मोर देन रिक्वायरमेंट जब हम उन्हें यूज करते हैं तो ये हार्मफुल हो जाते हैं। और क्या हार्म होता है इनसे? पहला है इट डिक्रीजेस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। जब किसी भी सॉइल में हम फर्टिलाइजर्स को ऐड करते चले जाएंगे तो वो, क्योंकि जो फर्टिलाइजर है वो एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में रिच है, तो वो उस न्यूट्रिएंट को उस सॉइल में इंक्रीज करता जाएगा और जो दूसरे न्यूट्रिएंट्स हैं वो उसके मुकाबले में रिड्यूस हो जाएंगे। तो सॉइल की जो फर्टिलिटी है
वो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी, क्योंकि बाकी न्यूट्रिएंट्स तो प्लांट्स के लिए अवेलेबल ही नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इट कॉजेज वाटर पोल्यूशन। अब फर्टिलाइजर वाटर पोल्यूशन कैसे कॉज कर सकता है? जब हम फर्टिलाइजर को फील्ड में स्प्रेड करते हैं और उसके बाद जब इरिगेशन का प्रोसेस आता है, तो फर्टिलाइजर्स जो हैं वो सॉइल में सीपन कर जाते हैं। सपोज दिस इज द सॉइल लेयर, इसके ऊपर हमने फर्टिलाइजर्स जो है वो स्प्रेड किए हैं, सॉइल के साथ पूरे में मिक्स कर दिए। जब हम ऊपर से यहाँ पे वाटर को स्प्रिंकल करते हैं, तो वाटर जब नीचे जाएगा तो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, वो पानी के साथ मिक्स हो जाते हैं, केमिकल्स जो है वो, और वो नीचे तक चले जाते हैं। तो इससे तो ये ग्राउंड वाटर को पोल्यूट कर देते हैं। दूसरा होता है कि जब एक्सेस फील्ड में जो है फर्टिलाइजर होता है, उस टाइम पे अगर बारिश आती है, तो जो वाटर फील्ड्स में एक्सेस अमाउंट में डिपॉजिट हुआ है, वो स्लोप के साथ रिवर जो बॉडीज होती हैं उनमें चला जाता है, और इससे जो रिवर बॉडीज हैं वो भी पोल्यूट हो जाती हैं। फर्टिलाइजर्स के कुछ एग्जांपल्स आते हैं, जैसे कि यूरिया। यूरिया नाइट्रोजन रिच कंपोनेंट है, और यूरिया का एक बहुत ही ऐसा स्टोरी भी रहा है जो हमें हमारी इन सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने में हेल्प करता है। जब यूरिया इंट्रोड्यूस हुआ था, तो गवर्नमेंट ने ये सब्सिडाइज रेट पर फार्मर्स को देना शुरू किया। अब क्योंकि उन्हें सस्ते में यूरिया मिल रहा था एज अ फर्टिलाइजर, फार्मर्स ने क्या किया, उन्होंने अपनी फील्ड्स जो थी वो यूरिया से भर दी। उनको सस्ते में मिलता था तो वो लेते हैं और अपनी फील्ड्स में स्प्रेड करते रहते हैं। वो सोचते हैं कि हम तो इसमें और न्यूट्रिएंट डाले जा रहे हैं और हमारी जो यील्ड है वो अच्छी होगी, लेकिन जहां जहां ऐसा हुआ, उन सब जगह की जो सॉइल है वो ऑलमोस्ट अब इनफर्टाइल हो गई है, उसकी फर्टिलिटी बहुत डिक्रीज हो गई है। तो इसने फायदा करने की जगह नुकसान कर दिया। तो हमेशा जो फर्टिलाइजर है वो इतने ही अमाउंट में डालना चाहिए जितने में रिक्वायर्ड हो। और एग्जांपल्स फर्टिलाइजर्स के हैं अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, और एक आता है एनपीके। एनपीके एक फर्टिलाइजर है जिसमें सोडियम, फॉस्फोरस और पोटेशियम तीनों का मिक्सचर होता है। एन here stands for sodium, P for phosphorus and K for potassium. हमने दो मेथड्स पढ़े जिसके थ्रू जो है हम अपने सॉइल को वापस से न्यूट्रिएंट रिच बना सकते हैं। पहला था एडिंग ऑफ मैन्योर्स, दूसरा था एडिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स। अब एक मेथड आता है क्रॉप रोटेशन का। इसमें हमें अपनी सॉइल में कुछ ऐड नहीं करना होता। हम क्या करते हैं, हम डिफरेंट क्रॉप्स को ऑल्टरनेटली ग्रो करते हैं। कैसे? देखो एक एग्जांपल है यहाँ पर। आपने राबी के सीजन पे एक सीजन पे वीट लगाई, उसके बाद आपने पल्सेस ग्रो कर दी और फिर वापस से वीट ग्रो करी, फिर उसके बाद आप पल्सेस ग्रो कर लेना और फिर से वीट। अब क्या होता है कि जो वीट है इसकी दो क्रॉप्स के बीच में आपने पल्सेस ग्रो की थी। पल्सेस के बारे में हम सब जानते हैं, दे इंक्रीज द नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ द सॉइल। और कैसे इंक्रीज करते हैं ये? राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसे रूट्स में फिक्स कर देता है। मतलब एटमॉस्फेयर का जो नाइट्रोजन है उसे रूट्स में अमोनिया की फॉर्म में फिक्स कर देगा। इससे क्या फायदा होता है? देखो एटमॉस्फेयर में एयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको प्लांट्स नहीं ले सकते, लेकिन जब राइजोबियम बैक्टीरिया उसको कन्वर्ट करके इस फॉर्म में सॉइल में ले आता है, तो रूट्स के थ्रू प्लांट्स इस फॉर्म में इसको अपटेक कर लेते हैं। तो जब बीच में पल्सेस ग्रो हो जाती हैं, तो वीट की जो हमारी फसलें हैं उसके बीच में, तो वो नाइट्रोजन कंटेंट को नेचुरली बढ़ा देती है सॉइल में। तो हमें अलग से नाइट्रोजन ऐड करने की जरूरत नहीं होती। इसे हम कहते हैं क्रॉप रोटेशन, मतलब रोटेट कर करके अलग अलग क्रॉप्स को ग्रो करना। अगर एक ही टाइप की क्रॉप ग्रो करते रहेंगे तो वो क्रॉप जो जिस न्यूट्रिएंट से काम करती है वो उसी से काम करती रहेगी।
और वो वाला पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट जो है वो हमारी सॉइल्स में खत्म हो जाएगा। द नेक्स्ट मेथड इज लीविंग द लैंड फैलो। अब ये फैलो लैंड क्या होता है? देखो, लैंड जब अनकल्टिवेटेड छोड़ दिया जाता है, मतलब हम उसे कल्टीवेट नहीं करेंगे, हमने इस बार उसमें अपनी क्रॉप ग्रो करी और उसके बाद हमने उसे छोड़ दिया, हमने उसमें कल्टीवेशन नहीं की, फिर उसको कुछ टाइम बाद जाके, 1 साल बाद या 2 साल बाद जाके फिर वापस से उस वाले लैंड, पर्टिकुलर लैंड पे हमने कल्टीवेशन स्टार्ट की, ऐसा जो लैंड होता है उसे हम कहते हैं फैलो लैंड, जो खाली रह गया, छोड़ दिया। उससे क्या होता है, जो हमने पढ़ा था कि नेचुरली सॉइल अपने आप को रिप्लेनिश कर लेता है न्यूट्रिएंट्स में, तो वो 1-2 साल का जो गैप हमने बीच में दिया, उससे जो लैंड है वो वापस से फर्टाइल हो जाता है। तो ये 4 मेथड्स होते हैं हमें अपने सॉइल को वापस से न्यूट्रिएंट रिच बनाने के, जिसमें से एक होता है मैन्योरिंग, दूसरा होता है एडिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स, तीसरा था क्रॉप रोटेशन और चौथा है लीविंग द लैंड फैलो। So with this, we'll be completing our video for today. Thank you for watching, and if you haven't, so please subscribe the channel, like and share the videos, and have a nice time.